हेलो एवरीवन। आज हमारा जो चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से प्लांट के ऊपर निर्भर करते हैं। या तो हम डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करते हैं या फिर हम किसी ऐसे एनिमल को खाते हैं जो कहीं ना तो कहीं प्लांट पर निर्भर करता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, जैसे मानिए आपने किसी गोट को खाया। गोट कहीं ना तो कहीं तो प्लांट खा रहा था। तो हम अपने फूड के लिए क्वेश्चन एराइज करता है कि हमें फूड क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हम फूड खाते हैं, ठीक है। और एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी फिज़िकल और फिज़ोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना। और अगर हम मान लीजिए कोई काम न भी करें तो भी इसके बावजूद हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिनको हम वाइटल ऑर्गन भी कहते हैं, वो कंटिन्यूसली फंक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो हमें ज़िंदा रख सके। जैसे कि हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ग्लैंड्स सेक्रीशन का काम करते हैं, आरबीसी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, न्यूरॉन नर्व इम्पल्स कंडक्शन करवाता है। तो ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फिज़ोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसी एनर्जी की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम खाना खाते हैं। क्वेश्चन ये अराइज़ करता है, मैं आपसे पूछता हूँ, प्लांट जिसने कि अपनी जर्नी एक सीड से शुरू करी। आप एक सीड लगाते हो तो सीड से सीडलिंग बनता है, सीडलिंग से एक प्लांटलेट बनता है जिसे हम पौधा कहते हैं, और फिर फाइनली कई सालों बाद जा कर के उससे एक कंप्लीट प्लांट हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि फ्लावरिंग होती है, जिसमें कि फ्रूटिंग होती है। क्वेश्चन ये राइज करता है कि प्लांट जिसने अपनी जर्नी को एक सीड से शुरू करा था, आज एक हमें कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर इतना बड़ा सा प्लांट देखने को मिलता है। और इवन प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इवन वो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। और यही नहीं बल्कि कंडक्शन भी तो करता है। अगर आपको याद हो तो प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स हैं, जैसे कि लीफ, जैसे कुछ प्लांट की स्टेम्स भी ग्रीन होते हैं, तो अगर फोटोसिंथेसिस उसमें होता है तो जो खाना प्लांट प्रोड्यूस करता है उसको प्लांट के नॉन ग्रीनिश पार्ट तक भी तो पहुंचाना होता है। और यही नहीं, जो वाटर और जो मिनरल हमारे रूट एब्जॉर्ब करते हैं उसको प्लांट के ग्रोइंग टिप तक भी पहुंचाना होता है। तो क्वेश्चन ये राइज करता है कि प्लांट इन सारे एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करता है। हमें पता है कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और प्लांट को ये एनर्जी मिलती कहाँ से है, उसको तो हमने कभी खाना खाते हुए देखा नहीं है। तो प्लांट एक फिजिको केमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। ये एक मल्टी स्टेप में होने वाला केमिकल रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्टेप में केमिकल रिएक्शन हो जाए, बिल्कुल नहीं, बल्कि कई सारे स्टेप होने के बाद ये रिएक्शन पूरी होती है। अगली बात, यह एक एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन है। एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन से हमारा क्या मतलब है? देखिए, मेटाबॉलिज्म जो वर्ड होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर
होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो भी किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हम किसी बड़े चीज़ को लेते हैं, उस बड़े चीज़ को तोड़ करके हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील करते हैं, यानी चेंज करते हैं, और जितना भी एनर्जी उस बड़े से मॉलिक्यूल के पास स्टोर्ड होता है उसको हम लिबरेट कराते हैं, रिलीज़ कराते हैं। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद जब खाना अपने सिंपलर फॉर्म में आ जाता है तो हम उसको सेल के भीतर भेज देते हैं। जैसे कि सेल के भीतर हम ग्लूकोज पहुंचाते हैं, ठीक है, गैलेक्टोज पहुंचाते हैं, फ्रक्टोज पहुंचाते हैं, अमाइनो एसिड पहुंचाते हैं, फैटी एसिड पहुंचाते हैं, ग्लिसरॉल पहुंचाते हैं, और फिर सेल क्या करता है, सेल इनका फर्दर ब्रेक डाउन करवाता है ताकि इसके अंदर जितनी भी एनर्जी है उसको रिलीज़ कराया जा सके, और उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी करेंसी एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि बेसिक सी बात है कि अगर हमारे पास पैसे हों तो जब भी हमें कुछ भी खरीदना होगा तो हम उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा शरीर खाने से जो एनर्जी मिला है उससे एटीपी बना करके अपने पास रख लेता है, और हमारे शरीर को जब कभी भी जहाँ कहीं भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वो एटीपी को खर्च करता है। तो एटीपी हमारा एनर्जी का करेंसी है। तो मैं फिर से दोहराता हूँ इस बात को कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है, एक मल्टी स्टेप में होने वाला केमिकल रिएक्शन है, एक एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन है, एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं सीधे शब्दों में डेफिनेशन आपसे कहूँ तो ये कहूँगा कि इसमें लाइट एनर्जी की सहायता से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज या फिर आप कहो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कराते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लाइट एनर्जी की मदद से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कराते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है एक, जिसका जवाब आप सभी दीजिए इतना पढ़ाने के बाद। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? क्या ये कोई फिज़िकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, या फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, या फिर नन ऑफ द अबव? खैर, तो आप सभी का आंसर होपफुली फिजिको-केमिकल प्रोसेस होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आ चुका है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस दो कारणों से बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें से पहला रीज़न है इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, यानी ये पहला ही खाना है हमारे इस पृथ्वी का जिसको पौधे बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कि फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तो इस दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। हम लाइफ को अपने एज्यूम भी नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के। इवन हम खाना 3 बार खाते होंगे एक दिन में,
पर सांस लेने की जब बात हो, ब्रीथ करने की बात हो, तो हम 24/7 ब्रीथ करते हैं। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे समाप्त होता है बुक का इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी फर्स्ट पैरा। अब हम मूव करते हैं सेकंड पैराग्राफ पे, जिसका हेडिंग है व्हाट डू वी नो। हमें क्या पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में। असल में देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो क्वेश्चन है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस के पूरा होने के लिए वो कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। 3 चीज़ें हैं। इसमें से पहली चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे ग्लूकोज के सिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में। दूसरा, लाइट एनर्जी। आप सबको पता है कि सनलाइट जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि लाइट के अंदर होता है रेडिएशन एनर्जी। उसके अंदर प्रेजेंट होता है फोटोन एनर्जी के पैकेट्स। और चूँकि मैंने ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूँ कि ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, और एनाबॉलिक रिएक्शन में छोटे छोटे चीज़ों को एनर्जी की मदद से जोड़ करके बड़े कंपाउंड में चेंज करा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो एनर्जी चाहिए फोटोसिंथेसिस के पूरा होने के लिए वो सनलाइट प्रोवाइड करेगा। और तीसरी जो बेसिक आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है क्लोरोफिल पिगमेंट, क्योंकि यही पिगमेंट है जिसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइट एनर्जी को, रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ। फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो 3 चीज़ें जिनकी आवश्यकता पड़ती है वो है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल पिगमेंट। खैर, इसके बाद से हमें एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के होने के लिए ज़रूरी होते हैं। उससे पहले इन एक्सपेरिमेंट पे मूव करने से पहले हम इन एक्सपेरिमेंट में यूज़ होने वाला जो केमिकल कंपाउंड आयोडीन सॉल्यूशन है उसके बारे में ज़रा सुन लेते हैं, ताकि हमें ये एक्सपेरिमेंट बेटर तरीके से समझ सकें। आयोडीन जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगली बात, ये जनरली ब्राउन कलर का होता है, बट अगर कहीं पे भी स्टार्च प्रेजेंट है जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, एनिमल के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये दोनों ही पॉलीसेकेराइड होते हैं, यानी ये पॉलीमर होते हैं, ये बड़े से कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी स्टार्च प्रेजेंट होगा, अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि जनरली ब्राउन कलर का होता है, स्टार्च के प्रेजेंस की वजह से वो ब्लू ब्लैकिश कलर में चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइए इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं आगे के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। इसमें से पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो लाइट के इम्पॉर्टेंस को शो करेगा। क्या किया गया कि 2 लीफ लिए गए, एक लीफ को एक्सपोज करा गया सनलाइट में, और जो दूसरा लीफ है
उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया। ज़रा आप सोच के मुझे बताइए कि कौन से लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा। होपफुली आप सभी ने राइट गैस किया होगा, वो है एक्सपोज्ड लीफ, यानी वो लीफ जिसको लाइट अवेलेबल है, क्योंकि उसको लाइट मिल रहा है, उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो फोटोसिंथेसिस ज़रूर परफॉर्म करेगा। और ऐसा हुआ भी। जब हमने आयोडीन टेस्ट करा स्टार्च का पता लगाने के लिए, तो वो लीफ जो कि सनलाइट में एक्सपोज्ड थी, वहाँ पे हमें स्टार्च की प्रेजेंस मिली। लेकिन वो लीफ जिसको हमने ब्लैक पेपर से कवर कर रखा था, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी, क्योंकि वहाँ पे हमें स्टार्च मिला ही नहीं। आयोडीन टेस्ट निगेटिव आया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो शुरू में आपसे ये कहा था कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनता है। असल में बच्चों, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। ऐसा मानिए कि एक सिंपलर मॉलिक्यूल है। जब मोनोसेकेराइड कई सारे जुड़ते हैं तो ओलिगोसेकेराइड बनता है, और जब कई सारे ओलिगोसेकेराइड भी जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड बनता है। समझ में आया? तो ऐसा मानिए कि ग्लूकोज एक मोनोमर है, और जब कई सारे ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं तो एक पॉलीमर बनता है प्लांट के अंदर, जिसको हम स्टार्च कहते हैं। ठीक है? तो होपफुली अब आपको ग्लूकोज और स्टार्च में कोई डाउट नहीं होगा। खैर, अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस को बताएगा। सो किया क्या गया कि एक टेस्ट ट्यूब को लिया गया। आप अपनी आँखों को बंद करिए और अपने दिमाग में टेस्ट ट्यूब को एज्यूम करिए। तो एक टेस्ट ट्यूब को लिया गया और एक लीफ को लिया गया। उस लीफ के आधे हिस्से को बाहर की तरफ रखा गया टेस्ट ट्यूब के, और आधे लीफ के हिस्से को टेस्ट ट्यूब के भीतर रखा गया, उसके अंदर रखा गया, और टेस्ट ट्यूब के ओपनिंग को जैम कर दिया गया। अब हुआ क्या कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही कॉटन के अंदर KOH को सोक करके रखा गया था। यानी आप इस बात को एज्यूम करिए कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर एक लीफ है। उस लीफ का आधा हिस्सा टेस्ट ट्यूब के बाहर है, आधा हिस्सा टेस्ट ट्यूब के भीतर है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर ही कॉटन में KOH को सोक करके रखा गया है। अब हुआ क्या कि KOH का काम होता है अपने सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना, यानी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना। तो ऐसे केस में अगर हम इस सेटअप को लाइट में एक्सपोज करते हैं और कुछ वक्त के बाद इस लीफ के दोनों हाफ, एक हाफ वो जो कि बाहर की तरफ था, एक्सपोज था, और एक हाफ वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था, अगर हम स्टार्च की प्रेजेंस को देखें तो हमें ये मिला कि वो लीफ का हिस्सा जो बाहर की तरफ था, जो सराउंडिंग के कांटेक्ट में था, जो कि ओपन था, उसमें स्टार्च हमें देखने को मिला, और लीफ का वो पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था उसमें हमें स्टार्च नहीं मिला। और इसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि KOH ने टेस्ट ट्यूब के अंदर से CO2 को एब्जॉर्ब, जिसके वजह से उस लीफ जो कि आधा हिस्सा लीफ का टेस्ट ट्यूब के अंदर था, उसके पास CO2 अवेलेबल था ही नहीं। तो इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि फ़ोटोसिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की आवश्यकता पड़ती है।
होपफुली आपको ये सेकंड पैरा भी समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड पैरा पे, जो कि है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में जितना भी हमें पता है वो एक दिन में तो सारी बातें हो नहीं गई होंगी। यानी कहने का सेंस इतना सा है कि कोई एक पर्सन ने फोटोसिंथेसिस के बारे में सब कुछ तो कहा नहीं होगा, बल्कि कई सारे साइंटिस्ट ने कुछ काम करा होगा और उन सारी कड़ियों को जोड़ते जोड़ते आज हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आइए देखते हैं किस एक्सपेरिमेंट ने, यानी किस साइंटिस्ट ने किन एक्सपेरिमेंट के थ्रू फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या कहा। सबसे पहले हमारे पास है जो साइंटिस्ट, उनका नाम है जोसेफ प्रिस्टली साहब। इन्होंने जो ये बेल जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, बेल जार एक्सपेरिमेंट, यानी एक बेल यानी जो घंटी होती है उसके आकार की एक ग्लास का बना हुआ इन्होंने जार लिया था और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था। डेट याद रखिएगा 1770 में, ठीक है। और इन्होंने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी 1774 में। इससे आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जब ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे 1770 में, तब तक ऑक्सीजन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट में हम ऑक्सीजन वर्ड न यूज़ करके एयर टर्म यूज़ करेंगे, यानी हवा। सबसे पहले उन्होंने उस ग्लास के बने हुए बेल के आकार के जार के अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा, एक बर्निंग कैंडल को रखा। कुछ देर बाद वो कैंडल बुझ गई। फिर उन्होंने उसी सेटअप में एक माउस को रखा। कुछ देर बाद वो माउस भी सफोकेट कर गया, यानी उसको भी घुटन होने लगी और उसकी भी डेथ हो गई होगी। तो उन्होंने कंक्लूज़न ड्रॉ करा कि बर्निंग कैंडल एंड माउस बोथ ब्रीथ द एयर, बोथ समहाउ डैमेज द एयर। यानी ये बात तो तय थी कि जलती हुई मोमबत्ती और वो जो माउस है, दोनों ही किसी हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उस जार के अंदर की हवा को गंदा कर रहे हैं। हमें ये बात पता है कि कैंडल के जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, माउस को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो जब तक सेटअप में ऑक्सीजन रहा होगा तब तक कैंडल जल रही होगी। उसके बाद ऑक्सीजन ख़त्म हुआ, कैंडल बुझ गई होगी। बट खैर, उन्होंने ये कंक्लूज़न ड्रॉ करा। फिर उन्होंने उसी सेटअप में एक मिंट के प्लांट को रखा। मिंट के प्लांट रखते ही कैंडल भी नहीं बुझी, माउस भी सरवाइव कर गया। तो उन्होंने कंक्लूज़न ड्रॉ करा कि प्लांट उस हवा को रिस्टोर कर रहा है जो कि वो बर्निंग कैंडल और वो जो माउस है रिमूव कर रहे। अगर मैं आपको इस बात को क्लियरली समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है और इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कैंडल भी जल रही है और माउस भी सरवाइव कर रहा है। अब आप ये क्वेश्चन भी अराइज कर सकता है कि प्लांट सरवाइव क्यों कर रहा है, उसके पास CO2 कहाँ से आ रहा है। तो आप सबको पता है कि जब माउस ब्रीथ करेगा, इंस्पिरेशन करेगा, एयर को इनहेल करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिलीज़ करेगा। इवन जो मोमबत्ती जल रही है तो जब भी कंबस्टन होता है तो कोई हाइड्रोकार्बन ही तो जलता है, और जब हाइड्रोकार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ होता है।
सो यहाँ पे जोसेफ प्रेस्ली साहब का एक्सपेरिमेंट पूरा होता है। अगले साइंटिस्ट हैं जैन इंजनहाउस साहब। जैन इंजनहाउस साहब ने जोसेफ प्रेस्ली के एक्सपेरिमेंट को एक बार लाइट में और एक बार डार्क में परफॉर्म करा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट के कंक्लूज़न आपको पता हो जाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लाइट में अगर हम जोसेफ प्रेस्ली साहब के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो क्या होगा और डार्क में परफॉर्म करें तो फिर क्या होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर को मेंशन कर सकते हैं। खैर, जैन इंजनहाउस साहब ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैन इंजनहाउस साहब ने क्या देखा कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनका जो ग्रीनिश पार्ट था, यानी वो हिस्सा जो ग्रीन था, जैसे कि उनकी पत्तियाँ, जैसे कि हो सकता है उनके स्टेम, उनके अराउंड एयर बबल बन रहे थे, यानी हवा के बुलबुले उठ रहे थे। बाद में जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी जोसेफ प्रेस्ली साहब ने कर दी तो ये कंफर्म हो गया कि ये एयर बबल कुछ नहीं बल्कि ऑक्सीजन है। तो उन्होंने कंक्लूज़न ड्रॉ करा कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट डैट कुड रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट के मौजूदगी में प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रीन होता है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे जैन इंजनहाउस साहब का ये एक्सपेरिमेंट है। अगले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं जूलियट वॉन सैक, जिनको हम शॉर्ट में जेवी सैक भी बुलाते हैं। जेवी सैक साहब ये कहते हैं कि प्लांट का जो हिस्सा ग्रीन अपीयर होता है वो एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल को कैरी करता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। आपको मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा इसको, वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ पे ग्लूकोज, कहाँ पे सुक्रोज, कहाँ पे स्टार्च है। ध्यान से सुनिए, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है तो अगर क्लोरोप्लास्ट की बात हो, स्टोरेज ऑर्गन की बात हो, तो खाने को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। बट जब साइटोसोल की बात हो, जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, या फिर जब खाने का ट्रांसपोर्टेशन कराया जा रहा हो, तब फूड सुक्रोज के फॉर्म में होता है जो कि एक डाइसैकेराइड है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्टोरेज ऑर्गन के अंदर खाने को स्टार्च के फॉर्म में रखा जाता है, और साइटोसोल जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, और खाने का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है जो कि एक डाइसैकेराइड है। और खाना जब बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो मोनोसैकेराइड के फॉर्म में होता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अगले साइंटिस्ट के ऊपर जो कि हैं T.W. इंगलमैन। T.W. इंगलमैन साहब ने क्या करा कि ऑर्डिनरी लाइट को, यानी जो नॉर्मल सनलाइट होती है आप कह सकते हो, या फिर जिसको वाइट लाइट आप कहते हो, जिसको नॉर्मली जो सन की रेज़ आती हैं उनकी बात की जा रही है, उसको प्रिज्म से पास करा। आप सभी को पता है कि जब लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो लाइट
जो कि कंपोजिट लाइट होती है, जिसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट होती है, एक वाइट लाइट में या फिर एक सनलाइट में आप कह सकते हो। तो जैसे ही प्रिज्म से पास किया गया वैसे ही क्या देखा गया कि लाइट की स्प्लिटिंग हुई, लाइट का डिफ्रैक्शन हुआ। और जब लाइट की स्प्लिटिंग हुई तो इस लाइट को, जिसको हमने प्रिज्म से पास करा था, इसको फॉल कराया गया क्लेडोपोरा के ऊपर। क्लेडोपोरा एक ग्रीन एल्गी होता है और इस क्लेडोपोरा को रखा गया था एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में। यानी आप इमेजिन करिए कि हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर हमने ग्रीन एल्गी क्लेडोपोरा को रखा है और उसी क्लेडोपोरा को जिसमें प्लेस करा गया है उसी में हमने एरोबिक बैक्टीरिया को भी रख दिया है। एरोबिक बैक्टीरिया नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन होगा उसकी आवश्यकता इनको पड़ेगी ही पड़ेगी ऑक्सीजन की सर्वाइव करने के लिए। तो जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन होगा एरोबिक बैक्टीरिया वहीं पे इकट्ठा होंगे। ठीक है। तो जब ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म से पास करके एक ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर गिराया गया जिसके अंदर क्लेडोपोरा ग्रीन एल्गा प्रेजेंट थे, जिसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला। अब ज़रा मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा क्यों हुआ होगा? ब्लू और रेड लाइट में एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेट होना क्या बताता है? ज़रा आप खुद सोचिए इस बारे में। तो इसका जवाब है, इसका सिंपल सा रीज़न है, एरोबिक बैक्टीरिया वहीं पे इकट्ठा होंगे जहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन वहीं पे मिलेगा जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। इस तरीके से हमें पता चला एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी वाइट लाइट में भी वो कौन सी पर्टिकुलर लाइट है, वो पर्टिकुलर कौन से वेवलेंथ की लाइट है जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे हाईएस्ट होती है। तो हमें पता चला कि ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो हाईएस्ट होती है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये बात पता चलती है। सो मूव करते हैं अगले साइंटिस्ट के ऊपर, जो कि हैं कॉर्नेलियस वॉन नील। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ये कहते हैं कि हाइड्रोजन एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है लाइट के प्रेजेंस में और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कराता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एक सूटेबल ऑक्सीडाइज करने वाले कंपाउंड से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है लाइट के प्रेजेंस में और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो जाती है। असल में ये जो हाइड्रोजन आ रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा। वाटर मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज करेगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करेगा तो वो हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा और ये जो हाइड्रोजन है वही कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा लाइट के प्रेजेंस में और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो जाएगी। और वाटर के ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन के निकलने के बाद क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है वो कहाँ से आता है? वो आता है वाटर मॉलिक्यूल से। तो फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि जब वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करता है तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में इस्तेमाल हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइज करने से ही ऑक्सीजन लिबरेट होती है, रिलीज़ होती है। तो कोई आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस में
जो ये ऑक्सीजन आया है, जो रिलीज़ हुआ है, वो किसने दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ने या वाटर ने? तो इसका जवाब होगा वाटर मॉलिक्यूल ने। ठीक है, क्योंकि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, यानी H2S होता है। तो उसके केस में सल्फ़र या सल्फेट निकलता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन आता तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में भी हमें ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं होता, हमें वहाँ पे सल्फ़र या सल्फेट मिलता है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आपको जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की, वो होगी 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 combined with 12 molecule of H2O in presence of sunlight gives 1 molecule of glucose plus 6 molecule of oxygen plus 6 molecule of water। अब इसको मोल में भी लिख सकते हो कि 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 12 मोल वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो 1 मोल ग्लूकोज बनता है, 6 मोल ऑक्सीजन बनता है और 6 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट भी पूरा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो आइए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन अराइज करता हूँ कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो कुछ लोग जवाब देंगे लीव्स में, कुछ लोग और ज़्यादा सोचेंगे तो कहेंगे कि स्टेम भी हो सकता है अगर वो ग्रीन हो तो बेसिक सी बात है कि प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रीन हो और सुपरफिशियल हो, यानी सतह पे हो, सरफेस पे हो, प्लांट का वो पार्ट जो ग्रीन हो और सरफेस पे हो, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। ग्रीन होने का रीज़न ही है कि उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसके भीतर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड प्लांट और यूग्लिना में पाया जाता है। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। खैर, हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि ज़्यादा परमिएबल होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि लेस परमिएबल होती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर शेप का DNA पाया जाता है। 70S का राइबोसोम पाया जाता है। वो एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कराते हैं। तो स्ट्रोमा में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? स्ट्रोमा जो कि मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का, जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, जो सेंटर को ऑक्यूपाई करने वाली फ्लूइड है। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर शेप का DNA है, 70S का राइबोसोम है, और वो एंजाइम्स भी हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए
ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ इस स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेनस सैक पाया जाता है, यानी एक खाली स्पेस जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको थाइलाकॉइड कहते हैं। तो इस स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेनस सैक पाया जाता है, एक खाली स्पेस जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड हो उसे मेम्ब्रेनस सैक कहते हैं, और ये मेम्ब्रेनस सैक का नाम होता है थाइलाकॉइड। ऐसे ही ढेर सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए गए होते हैं। जैसे मानिए कि आपके पास कई सारे कॉइन्स हों, सिक्के हों, और आप एक सिक्के के ऊपर दूसरे सिक्के को रखते जाएं। इसी तरीके से एक थैलाकॉइड के ऊपर दूसरा थैलाकॉइड और दूसरे के ऊपर तीसरा थैलाकॉइड की स्टैकिंग होती है, और इस तरीके से इस पूरे स्टैकिंग को हम ग्रेनम या ग्रेना के नाम से बुलाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये थैलाकॉइड या फिर ये ग्रेनम या फिर ये ग्रेना साइट होती है लाइट रिएक्शन की। ये लाइट रिएक्शन क्या होता है अभी हम समझेंगे। और जो स्ट्रोमा मैंने बोला था आपसे मैट्रिक्स के बारे में, वो साइट होती है डार्क रिएक्शन की। एक और इन्फॉर्मेशन, दो ग्रेनम या ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लेमेली नामक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। ऐसा मानिए कि दो ग्रेनम हैं, एक थैलाकॉइड की स्टैक है, एक और थैलाकॉइड की स्टैकिंग है, और दोनों थैलाकॉइड की स्टैकिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं स्ट्रोमा लेमेली की मदद से। तो इमेजिन करिए, फिर से मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को आपको बताता हूँ। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, और इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर एक स्पेस को घेरता है जिसके अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और इस मैट्रिक्स का नाम होता है स्ट्रोमा, जिसके अंदर 70S का राइबोसोम, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर शेप का DNA और वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके साथ में मेम्ब्रेनस सैक पाया जाता है जिसको थाइलाकॉइड कहते हैं, और इस थैलाकॉइड की जो स्टैक होती है, यानी एक थैलाकॉइड के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इसको हम ग्रेनम या ग्रेना बुलाते हैं। दो ग्रेनम या ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लेमेली के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में पूरा होता है। ध्यान रखिएगा फिर से इस बात को, फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में पूरा होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन जिसको हम कार्बन रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेस के भी नाम से बुलाते हैं। अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले बोला था कि लाइट रिएक्शन की साइट क्या होती है। क्या आप में से कोई जवाब देगा इस बात का? चलिए, इसका जवाब है जो ग्रेनम या ग्रेना या फिर थैलाकॉइड, ये जो होती है वो लाइट रिएक्शन की साइट होती है। तो दूसरा सवाल भी आपको पता होगा कि डार्क रिएक्शन की साइट क्या होती है। तो डार्क रिएक्शन की साइट होती है स्ट्रोमा, जो कि मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में पूरा होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि डार्क रिएक्शन का मतलब है कि ये डार्क में होने वाली केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल नहीं, ये कन्वेंशन है, ये बस कहने का तरीका है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं
तो हमें प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोलना ही पड़ेगा। तो ये कन्वेंशंस हैं। तो अगर हमने फॉर्मर को यानी पहले वाले रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोल दिया है, जो कि लाइट के ऊपर निर्भर करने वाला एक रिएक्शन है, तो हमें दूसरे रिएक्शन को डार्क रिएक्शन बोलना ही पड़ेगा। केवल ये नाम है डार्क रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि ये डार्क में होने वाली केमिकल रिएक्शन है। असल में डार्क रिएक्शन जो होता है वो लाइट रिएक्शन पे निर्भर करता है इनडायरेक्टली तरीके से। ये कैसे? तो डार्क रिएक्शन डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे। ये बात और क्लियर होगी जब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पर निर्भर करता है, लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पैरा भी पूरा होता है। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को कराने में कितने पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं।